हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। पर्यावरण के जितने घटक तत्वों को हम पढ़ रहे हैं, अब तक हमने पर्यावरण में वायुमंडलीय घटक को पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे स्थलजात तत्व। किसी स्थान विशेष पर पर्यावरण को जन्म देने के लिए स्थलजात तत्वों की क्या भूमिका है, आज उसी टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए, दिनांक 14 फरवरी 2022, टॉपिक हमारा स्थलजात तत्व। स्थलजात तत्वों में पर्यावरण को जन्म देने की जो महती भूमिका अदा करते हैं, उसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। स्थलजात तत्व का सबसे पहला और विशद पॉइंट है भौम्याकार। भौम्याकार का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का आकार। जब भूमि का आकार जैसा होगा, वहाँ उस तरह का पर्यावरण जन्म लेगा। जैसे किसी स्थान पर पर्वत, किसी स्थान पर पठार, किसी स्थान पर मैदान। यदि धरातल की या भूमि की ये तीन आकृतियां हैं, तो तीन आकृतियों पर तीन तरह के वन, तीन तरह के जीव, तीन तरह की पर्यावरणीय स्थिति स्पष्ट होगी। उसी में से हम आज पढ़ेंगे भौम्याकार। भूमि का कैसा आकार होगा तो किस तरह का पर्यावरण जन्म लेगा। तो भौम्याकार में पहला उच्चावच, ऊंचा और नीचा। धरातल को उच्चावच कहते हैं। स्थान विशेष पर कोई भूभाग बहुत ऊंचा है अथवा कोई भाग बहुत नीचा है, इस ऊंचे और नीचे स्थल के स्वरूप को मिलाकर के एक शब्द में हम पढ़ेंगे तो उसे उच्चावच कहते हैं। दूसरा भूमि का विन्यास। भू माने धरातल, विन्यास माने फैलाव। जो धरातल का, हमारे भूमि का जो फैलाव है वह भूविन्यास कहलाता है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, यह तीन प्रकार का जो धरातली फैलाव है उसे एक शब्द में पुकारेंगे तो वह नाम होगा भूविन्यास। यह भूविन्यास के बाद हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे पर्वत एक अलग आकृति है, पठार दूसरी आकृति है, मैदान तीसरी आकृति है। अर्थात भूमि के जितने आकार हैं या उनके जितने उच्चावच हैं, उन सभी उच्चावचों को भूविन्यास, भूमि के फैलाव के रूप में पढ़ेंगे। तो कहीं पर्वत होगा, कहीं पठार होगा, कहीं मैदान होगा। अब बारी आती है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। मैदान। मैदान किसे कहते हैं? कौन सी स्थलाकृति कितनी ऊंची नीची होगी तो उसे मैदान की श्रेणी में रखते हैं? तो हम आपको बता देते हैं, समुद्र तल से 600 मीटर से लेकर 2000 फीट की ऊंचाई का जो समूचा भूभाग होगा उसे एक नाम से पुकारेंगे, वह होगा मैदान। दूसरा है पठार। पठार किसे कहेंगे? 600 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला धरातली स्वरूप पठार की श्रेणी में आएगा। पर्वत 2000 मीटर से अधिक यदि ऊंचाई है तो वह हमारा धरातली स्वरूप किसमें होगा? हमारी धरातली स्वरूप में वह स्थान होगा पर्वत। जैसे हिमालय, पर्वत की बात आएगी, 2000 से अधिक ऊंचा जो होगा वह होगा पर्वत। पर्वत का उदाहरण हिमालय आप दे सकते हैं। पठार की बात आएगी तो दक्कन का पठार आप दे सकते हैं। मैदान की बात आएगी तो गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र का जो पूरे विश्व का 2400 किलोमीटर इतना बड़ा लंबा मैदान उपजाऊ कहीं नहीं है। इस तरह ये तीन प्रकार के भूमि के आकार, भौम्याकार का जो स्वरूप हमको दिख रहा है वह है पर्वत अर्थात हिमालय, पठार अर्थात दक्कन का पठार, मैदान गंगा यमुना का मैदान। यह मैंने केवल तीन उदाहरण दिए हैं भूविन्यास का, उच्चावची स्वरूप का। यह भौम्याकार के ये तीन स्वरूप हैं जो इनका फैलाव है। अब बारी आती है मिट्टी की। मिट्टी किसे कहते हैं? आपके मन में यह प्रश्न बहुत होगा कि सब कुछ तो मिट्टी ही है ना। मिट्टी के एक अपने विशेष अर्थ हैं। वह मिट्टी किसे कहेंगे? चट्टानों के। चट्टान जब हम कहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात होगी सख्त ना,
सख्त के साथ साथ कठोर से कठोर, मुलायम से मुलायम समूचे क्षेत्र को हम जो चट्टानों के नाम से जानते हैं। मिट्टी कैसे बनती है? चट्टानों के चूर्ण, चट्टानों के चूर्ण में वनस्पतियों के अंश जैसे पत्तियां, तने, फल, फूल, तो वनस्पतियों के अंश, जीव के अंश और जंतुओं के अंश। तो वनस्पतियां, जीव और जंतु के अवशेषों के विघटन, अपक्षय से निर्मित जो धरातली होगा, कल्पना करिए, साधारण शब्द में समझिए, जब चट्टानें टूट फूट करके, अपर्दित हो करके, अपक्षय हो करके, अवघटित हो करके उसमें वनस्पतियों का अंश मिलेगा, जीवों का अंश मिलेगा और जंतुओं का अंश मिलेगा। इनके सड़ने गलने से जो ह्यूमस तैयार होगा उसे हम मिट्टी कहेंगे। और यही मिट्टी हमारे खेती योग्य है, यही मिट्टी उर्वरा से युक्त है, इसे ही उपजाऊ मिट्टी का नाम देते हैं। जिस चट्टानी चूर्ण में वनस्पतियों का अंश नहीं है, जीव जंतुओं का अंश नहीं है, वह उपजाऊ कदाप हो ही नहीं सकती है। इसलिए मिट्टी में उर्वरा शक्ति कहाँ से पैदा होती है? वह वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से और भौतिक रासायनिक अपक्षय से यह जो तैयार होती है चूर्ण, यह तैयार जो होता है वह स्वरूप वही मिट्टी कहलाता है और यह होती है बहुत उपजाऊ। मिट्टी निर्माण के कारक। अब प्रश्न अगला है कि मिट्टी बनती कैसे, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं, मिट्टी का निर्माण 3 घटक हैं जो जन्म देते हैं किसी स्थान विशेष पर। ये 3 घटकों से जब प्रोसेस होकर के, प्रक्रियागत होकर के चट्टानी चूर्ण तैयार होते हैं तो उसे मिट्टी कहते हैं। पहला है भौतिक। भौतिक कारक क्या है? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु, मौसम, यह सब कुछ भौतिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक रोल अदा करते हैं। दूसरा है जैविक। जैविक का आशय हो गया जैसे जीव और जंतु पशुओं के द्वारा चरने से, उनके चलने से जो चट्टानें उनके खुरों से कट करके उनके चूर्ण बनते हैं, उसमें जीवों के अंश मिलते हैं, वनस्पतियों के अंश मिलते हैं। तो यह सब जैविक प्रक्रिया से तैयार निर्मित होती है हमारी मिट्टी। अब रासायनिक, तमाम हम जो रसायन केमिकल प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, गंधक है, ये सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक जो रसायन हम प्रयोग करते हैं, इनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के चट्टानी चूर्ण भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय से जो प्रक्रियागत होकर के जो मिट्टी निर्मित होती है वही उपजाऊ होती है। मिट्टी निर्माण की यह 3 कारक सहायक हैं। किसी स्थान पर मिट्टी के बनने में इन 3 को हटा करके मिट्टी का बनना अपूर्ण कहलाएगा। जब यह 3 घटक भली भांति पूर्ण रूप से अपने रोल को अदा करते हैं तो वहाँ मिट्टी का जन्म होता है जो उपजाऊ होती है। इन सारी बातों, चट्टानों के अपघटन और विघटन से यह सारी चीजें निर्मित होती हैं जो मिट्टी कहलाती है। अब अगली बारी है मिट्टी का वर्गीकरण। अब जब मिट्टी आ गई तो कौन सी मिट्टी किस श्रेणी में जाएगी, किस मिट्टी की क्या विशेषता होगी, उसका रंग क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, उसका गुण धर्म क्या होगा, इस आधार पर हमने मिट्टी को कई भागों में बांटा है, जिसे मिट्टी के वर्गीकरण के नाम से हमने दिया है। पहला मिट्टी वर्गीकरण में है अपशिष्ट मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो अपशिष्ट कहलाती है वह है लेटराइट। लेटराइट मिट्टी हमारी अपशिष्ट मिट्टी की श्रेणी में आती है। यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है या पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे, पर्वतीय क्षेत्रों के इतर जो पठारी क्षेत्र हैं जहां पर लेटराइजेशन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम अपशिष्ट मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह लेटराइजेशन के द्वारा जो अपशिष्ट मिट्टी निर्मित होती है उसे हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। इसका क्षेत्र हमारा यह मध्यवर्ती भारत है, मध्य प्रदेश का पोर्शन है जो लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात है जलोढ़ मिट्टी। एक शब्द में जाने जलोढ़, अर्थात पर्वतीय इलाके से जब झरनों के कई क्षेत्रों से मिलकर के पानी जब भारी मात्रा में नीचे उतरता है तो उससे चट्टानें टूट जाती हैं। उन चट्टानों के टूटने से जल के द्वारा
जल के द्वारा लुढ़क लुढ़क करके जब वह मिट्टी टूट करके किनारे लगती है तो उसके जल से लुढ़क करके टूटने के कारण ही उसको जलोढ़ कहते हैं। एक शब्द में आप जाने कि जल से लुढ़क करके चट्टानी चूर्ण जब किनारे साइड में लग जाता है नदियों के, और इस तरह की मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी आगे चल करके डेल्टाई मिट्टी, और उसमें दो वर्ग तैयार होते हैं। जब नदी विशेष क्षेत्र में पर्वतीय इलाके से टूट करके उसके चट्टानी चूर्ण नदियों के मलबे जल के द्वारा किनारे लगते हैं, और वह किनारे लग करके जल के द्वारा लुढ़क लुढ़क करके जो चट्टानी चूर्ण नए क्षेत्र में जमा होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। बांगर और खादर का एक विशेष अंतर यह समझ लीजिए, नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी जलोढ़ जब वह जमा होते होते इतना ऊंचा उठ जाए जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे बांगर कहते हैं। अर्थात जलोढ़ की पुरानी मिट्टी जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर। नवीन जलोढ़ की मिट्टी जहां बाढ़ का पानी कभी कभार पहुंच जाता है उसे हम कहते हैं खादर। तो इस तरह जलोढ़ मिट्टी से दो वर्ग तैयार हुए, एक बांगर एक खादर। पुरानी जलोढ़ बांगर के नाम से जानी जाती है, नवीन जलोढ़ खादर के नाम से जानी जाती है। जब यही जलोढ़ मिट्टी नदी के मुहाने पर जाकर के जम जाती है तो उसे डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। यह तीनों श्रेणियां जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में डेल्टाई मिट्टी को जन्म देता है, डेल्टाई भूमि निर्मित होती है, और उत्तर प्रदेश बिहार यह सब जो है बांगर और खादर के क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। नवीन होगी तो खादर होगी, पुरानी जलोढ़ होगी बांगर होगी। अब अगला है हिमोड़ मिट्टी। जब बर्फीले क्षेत्रों से नदी ऊपर से नीचे उतरती है तो हिम पिघल करके जब वह लुढ़कते हुए चट्टानी चूर्णों को काटते हैं और उनसे लुढ़क करके जब साइड में किनारे मिट्टी जमा होती है, चूंकि इस मिट्टी का कटाव जमाव हिमानी के द्वारा हुआ है, बर्फीली नदी के कारण हुआ है, इसलिए हिमोड़ उसे कहते हैं। अब यह हिमोड़ मिट्टी हिमनद अर्थात ऐसा नद, ऐसी नदी जहां पर बर्फीला क्षेत्र हो, बर्फीली नदी से हिमोड़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब है अगली मिट्टी वायुड़। हवा के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसे वायुड़ कहते हैं। जैसे लोयस और मरुस्थली मिट्टी का सबसे ताजा तरीन उदाहरण आपको दे दें, राजस्थान जो भारत में थार का मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल में जो मरुस्थली मिट्टी है वह किससे निर्मित होती है? वायु के द्वारा। जब शुष्क हवाएं चलती हैं मरुस्थली भागों में तो वहाँ से वह कई हजार मीट्रिक टन शुष्क मिट्टी को उठा करके एक दूसरे स्थान पर पाटती हैं। इस तरह के निर्मित मिट्टी के क्षेत्र को हम मरुस्थली मिट्टी या वायुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है जली तत्व। किसी स्थान विशेष पर पर्यावरण को जन्म देने में पिछली कक्षा में हमने वायुमंडल घटक को बताया था, इस बार हम स्थलीय तत्वों को बता रहे हैं। अब स्थलीय तत्वों के बाद तीसरा तत्व है जो पर्यावरण को जन्म देता है, वह है जलीय तत्व। जलीय तत्व की बात आएगी तो जल के भी कई स्वरूप हैं, जिसमें पहला है समुद्री जल का भंडार। पूरे संसार में बड़े जो समुद्र हैं इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिंद महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, जैसे अंध महासागर। यह समुद्री जल पर्यावरण को जन्म देते हैं। अब है सतही जल। सतही जल धरातल पर जो पाया जाता है उसे हम सतही जल की श्रेणी में रखते हैं, सतही जल का भंडार। इसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल कौन है? जो पृथ्वी के पेट में है, पृथ्वी के अंदर है। हम नलकूप द्वारा, हैंडपंप के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से कुएं के द्वारा जो भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। सतही जल नदियां हैं, झील है, तालाब हैं, यह सतही जल की श्रेणी में आते हैं। अब
स्थित जात तत्व। स्थित जात तत्व की बात है कि धरातल पर जो जहाँ जैसे स्थित है, चाहे वह वायुमंडल है, चाहे वह हमारा स्थल जात तत्व में भौम्याकार क्षेत्र है, चाहे जल क्षेत्र है, यह सारे जो तत्व घटक हैं, ये जहाँ जैसे निर्मित हैं, वह अपने स्थान परिवेश के बारे में यह संकेत करते हैं कि वहाँ का पर्यावरण ठीक उनसे प्रभावित होकर के होगा। तो यह स्थित जात तत्व में जो पर्यावरणीय घटकों में वायुमंडल, भौम्याकार और जली तत्व हैं, यह सब मिल करके पर्यावरण को अपने स्थान विशेष पर जन्म देते हैं। अनुसमुद्री पारिस्थितिकी, समुद्र में अपनी उनकी एक पारिस्थितिकी होती है। समुद्र में समुद्री जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, प्लैंकटन घास होती है, तो इस तरह वहाँ भी वनस्पतियां हैं, वहाँ भी जली जीव हैं, और उस वनस्पतियों का जो समुद्री हैं, वहाँ के जीव जो समुद्री हैं, उनकी अपनी एक इकोलॉजी, अपनी एक पारिस्थितिकी, अपना एक पर्यावरण होता है, जिसको हम अनुसमुद्री पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्षेत्र है महाद्वीपीय पारिस्थितिकी। यह महासागरीय पारिस्थितिकी है और यह महाद्वीपीय पारिस्थितिकी। महाद्वीपीय पारिस्थितिकी का उदाहरण जैसे एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पर प्रकृति इतनी मेहरबान है कि इसे प्रकृति का पालना कहते हैं। धरातल पर वह प्रत्येक सुविधा जो मानव मन को चाहिए, जो मानव कर्म को चाहिए, जो मानव मस्तिष्क को चाहिए, जो मानव हृदय को चाहिए, वह सब कुछ कहीं है तो हमारे एशिया महाद्वीप पर। इसीलिए इसे प्रकृति का पालना कहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पालने में जो चीज़ चाहिए उसके अभिभावक, मदर, फादर सब उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह सभ्यताओं का सेंटर, सभ्यताओं का जननी, सभ्यताओं का जनन स्थल जो एशिया है, इस एशिया में प्रत्येक चीज़ें यहाँ पर हैं। नयनाभिराम सुंदर वनस्पतियाँ हैं, तो ऊंचा पर्वताकार क्षेत्र हिमालय है, और यह सारी घटनाएं जो चल रही हैं, यह सब कुछ हमारे इस एशिया महाद्वीप पर हैं। तो महाद्वीपीय पारिस्थितिकी एशिया की, अफ्रीका की, अमेरिका की, यूरोप की, यह सारे जो महाद्वीपों का नाम ले रहे हैं हम, यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जीव सब अलग अलग हैं। तो दो तरह की पारिस्थितिकी तय हो गई, एक समुद्री पारिस्थितिकी, एक महासागरीय पारिस्थितिकी, दूसरी महाद्वीपीय पारिस्थितिकी। इन सारी बातों के साथ आज बड़ा पुनीत अवसर है। आज ही के दिन पुलवामा शहीद अटैक हुआ है। हम उन शहीदों को आप सबके माध्यम से हम नमन करते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं कि वह शहीद हमारे न होते तो पुलवामा अटैक जो हुआ, हमारे जो शहीदों ने पुलवामा अटैक में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के प्रति हम सभी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके कारण आज हम सभी सुरक्षित हैं। दूसरी बात है 14 फरवरी 2022 हमारे लिए एक और विशेष दिन है, जो उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल के जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश की सरकार प्रोत्साहित करने के लिए 14 फरवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाती है। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से उन पुलवामा अटैक के शहीदों को नमन करता हूं। पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश की आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं। और आप इस पर्यावरणीय जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इनको मैं एक एक करके बता रहा हूं। निस्संदेह आप इसको सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी बहुत सी भ्रांतियां दूर होंगी जो पर्यावरण को लेकर के हैं। इसके बावजूद आप सभी छात्रों से, मित्रों से अनुरोध है कि जो भी कुछ जहां आपको लगता है, जैसे हमें कमेंट करके बताएं आपको कहाँ किस तरह की ज़रूरत है, जिससे मैं अगली वीडियो में वह सारी बातें डाल सकूं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।